क्या कोई जनरल नहीं है जो इनकी पोजीशन जिनको रिटायर्ड बंदे को लाया गया, और स्पेशली जो सर्विस रूल्स अमेंड किए गए, आप नहीं समझते इससे फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी? भाई जो एक सर्विंग आर्मी चीफ है वही सीडीएस बन सकते हैं, तो जो आर्मी चीफ नहीं बना वो तो जिंदगी में सीडीएस बन ही नहीं सकता। देन बाय डिफॉल्ट एग्जिस्टिंग और सर्विंग आर्मी चीफ कुड ओनली बिकम सीडीएस, वो एक बंदा है, so this person will have a natural progression and part to CDS and nobody else. बट अगर आप नेशनल सिक्योरिटी को देखें, अभी नेशनल सिक्योरिटी इसमें कई सारे डायमेंशंस, कई सारी चीजें मैंने आपको बताई जो एक छोटे से 5-7 मिनट में आपको बता सकता था ब्रॉडली, पर इसमें तो एक पूरा दिन का डिस्कशन भी हो जाए, वो भी कम है। बट जब हम इन चीजों को देखेंगे तो ये हमारे यहाँ, अब मुझे बताइए कि नेवी वाले भी हो सकते हैं, एयरफोर्स वाले भी हो सकते हैं, आर्मी वाले भी हो सकते हैं, राइट? सो जो विपिन रावत जी से ये आया था कि जो आप आर्मी चीफ है वही सीडीएस बनेंगे, नेचुरल सा प्रोग्रेशन दिखा था, बट विपिन रावत जी कॉम्पिटेंट थे, कैपेबल थे, तब इन्हें पोस्ट दिया था। इट वाज नॉट अ नेचुरल प्रोग्रेशन, सो द स्कोप वाज वाइडेंड, राइट? इट इज नॉट, इफ यू कैन नॉट बिकम द आर्मी चीफ और हेड ऑफ नेवी और हेड ऑफ एयरफोर्स, यू कैन नॉट बिकम सीडीएस, क्योंकि वो 3 लोगों में से आपका ऑप्शन होता। अब जो आपने विंडो बहुत ज्यादा बढ़ा दी, so that people with various kinds of capabilities would have a chance to come in and be qualified for the post. अभी भी जो चीजें आ रही थी, मैं देखिए मुझे इंटरनल नहीं पता कौन कौन रेस में था, मुझे ये पता 3 से 5 लोग जरूर कंसिडरेशन में थे, जो जिनमें नेवी में भी थे, जिनमें एयरफोर्स में भी थे। उन सब के क्रेडेंशियल्स को देखा गया, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट को देखा गया, विजन को देखा गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज को देखा गया, इंटरनल थ्रेट्स एक्सटर्नल थ्रेट्स दोनों को देखा गया। उसके हिसाब से द बेस्ट पर्सन सूटेड फॉर द जॉब गॉट द जॉब। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिटायर या नो रिटायर, because he retired in May last year. It's not a question of retire or no retire. ऐसा रिटायर करके कोई आउटडेटेड नहीं हो जाता, रिटायर करके कोई, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज अ पोस्ट। इसमें हमने एक और चीज भी खोली है कि भाई अगर आप मान लीजिए हेड ऑफ स्टाफ नहीं बन पाए, आप 4 स्टार जनरल नहीं बन पाए, या एयर चीफ मार्शल नहीं बन पाए, या नेवी के हेड नहीं बन पाए, बट स्टिल if you have the capability, this is always an option open for you. I don't understand how does a retire or no retire make a difference. It is the capability. या तो आपका ये मानना है कि भाई मतलब 1 साल में जनरल साहब में वो सारी खसूसियतें थी वो इवेपोरेट हो गई, ये मतलब ना मशीन में धुला हुआ कपड़ा हमने धूप में रख दिया, सारा उड़ गया पानी, अब तो पानी बचा ही नहीं, कपड़ा कपड़ा रह गया, ऐसा तो होता है नहीं। कैपेबिलिटी, क्रेडेंशियल्स और जो उनकी कैपेबिलिटी वो तो है ना, वो उनके सामने। अभी एक 10 सितंबर की बात है जीवा साहब, अभी एक डॉक्टर विपिन रावत जनरल विपिन रावत साहब के एक फैसिलिटेशन हुआ था एक जगह, मुझे ध्यान नहीं आ रही है, हमारे शायद नॉर्थ ईस्टर्न कमांड में एक चीज, एक उनका उनके नाम पे उनका नॉमेनक्लेचर हुआ, फैसिलिटेशन हुआ, ऑनर हुआ, उस चीज के भी इंचार्ज यही थे। So if you look at the credentials, is the criteria is not the liking a retirement, and no retirement is not an option here at all. And others, people who are considered, I don't know how many of them were retired and how many of them were serving. So the selection is done on the logical process wherein the most suited person should get the job. और आप देखते हैं विपिन रावत जी के बारे में क्या बताऊं, मतलब मैं छोटा सा आदमी क्या उनके बारे में बताऊं, बट आप जनरल वीके सिंह की बात करें, किसी की भी बात करें, they are all men of class, the men of honor. So it is not the question of कि भाई मेरी मर्जी है, मैनू ये अच्छा लग रहा सी, मैनू वो अच्छा नहीं लग रहा, वैसा कुछ नहीं होता। It is exactly done on merits of the case, and whosoever qualifies the merits, then he gets the job, and it's a job of honor. Everybody and anybody would like to get it. The good thing today is that not only serving officers but the officers, जो आपने क्राइटेरिया बताया, चलिए मेरे को रिपीट करने की जरूरत है, उसमें जो भी आते हैं, he is a contender or she is a contender, whoever is there can get to this job, and this is a honor, this is a pride to be a CDS of the Indian Army. बिल्कुल ठीक। तो मैं 2 इम्पोर्टेंट सवाल इकट्ठे करने लगा जी। एक तो ये है कि जो थिएटराइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था और कहा गया कि इंडियन आर्मी में थिएटराइजेशन होगी, ये वो सारा, आर्म फोर्सेस ने इसके ऊपर रिजेंटमेंट शेयर की, ठीक है। फॉर्मर जो आई थिंक ये मौजूदा जो एयर चीफ है, उन्होंने कहा कि जो एयर फोर्स है दैट इज नॉट अ सपोर्टिंग आर्म, ठीक है। फॉर्मर जब उस वक्त विपिन रावत साहब ने कहा कि ये सपोर्टिंग आर्म, उन्होंने कहा नहीं ये सपोर्टिंग आर्म नहीं है। ओपन खुलेआम वर्ड्स डिस्कस हुए। अभी जो थिएटराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ये आप क्या समझते हैं, इस पोस्ट ने कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर दी कि ऊपर से नीचे ऑर्डर पास नहीं हो रहे, जो चीजें शुरू होती हैं वो कंप्लीट नहीं होती, एक अनसर्टेनिटी है, और ये इंडियन फौज के अंदर है और इसके ऊपर
मैं जो कमेंट्री इंडियन मीडिया में पढ़ रहा हूँ, मैं उसी से सवाल कर रहा हूँ। मैं मुझे खुद तो कोई समझ नहीं है ना। व्हेन वी लिसन, वी रीड टू पीपल फ्रॉम इंडिया, वो क्या कह रहे हैं। एक तो ये। दूसरा मैं इसके साथ ही ऐड कर लेता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट बात हो रही है कि इंडियन आर्मी को इमीडिएटली इसकी डीकोलोनाइज़ेशन की जाए। ये क्या है? क्या ये करना चाहते हैं? ये इनसे ये काम लिया जाएगा? थिएटराइज़ेशन का काम लिया जाएगा? ये कैसे इनके जो कंधों पे इतनी बोझ रिटायर्ड बंदे के कंधे पे बोझ डालना, आप नहीं समझते ये भी ज़्यादती है? वो तो उनको अच्छी वाली गोल्फ खेलनी चाहिए। जनरल्स दे आर गुड एट गोल्फ। उनको तो गोल्फ खेलनी चाहिए थी, थिएटराइज़ेशन पे लगा दिया, वो रिटायर्ड बंदे थे। लेकिन फिर भी एनी हाउ थिएटराइज़ेशन एंड डीकोलोनाइज़ेशन दोनों पे ज़रा बताएँ कि ये इसको मैनेज कर पाएँगे? इनके चैलेंजेस उतने ज़्यादा जो हैं वो क्योंकि चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पा रही बिकॉज़ ऑफ डिस्पोज़िशन एंड कन्फ्यूजन है आर्म्ड फोर्सेस के अंदर। देखिए चीमा साहब, हमारे दुश्मनों की मंशा तो ये थी कि ये पोस्ट बढ़े ही ना, और यहाँ पे काफ़ी मीडिया में चीज़ें चली थी कि ज़रूरत क्या है, 9 महीने हो गए, काम चल रहा है, चलने दो, की ज़रूरत है पाजी, ऐसे चलन दो, कोई बात नहीं है, सब चल रहा है, सब बढ़िया है जी, मौज आ रही है। देखिए चीमा साहब, किसी भी बड़ी आर्मी में थिएटराइज़ेशन ज़रूरी है। आप यूएस को देखें, आप चाइना को देखें, आप रशिया को देखें, थिएटराइज़ेशन ज़रूरी है। थिएटराइज़ेशन के बिना आप इतनी बड़ी आर्मी एफिशिएंटली नहीं चला पाओगे। इतना बड़ा आर्म्ड फोर्स, आर्मी की जब मैं बात करता हूँ, मैं तीनों फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। ये सवाल नहीं उठता कि कौन ये सपोर्ट फोर्स है, कौन अटैक फोर्स है, ये सवाल नहीं, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। आप बालाकोट की बात करें तो बालाकोट में जो एयरफोर्स था, दैट वाज द स्ट्राइक फोर्स। आप सर्जिकल की स्ट्राइक्स की जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, उसमें आर्मी वाज द स्ट्राइक फोर्स। एज अ स्पेशल फोर्सेस वेयर व्हिच इज अ पार्ट ऑफ आर्मी वाज द स्ट्राइक फोर्स। अगर आप समुद्र की बात करें, वहां ना एयरफोर्स होगा ना आपका ये आर्मी होगी, तो वहां स्ट्राइक फोर्स जो होगा वो इंडियन नेवी होगी, इंडियन सबमरीन्स होंगे। तो ये चीज, ये धारणा लाना कि भाई ये सपोर्ट है, ये फ्रंटल फोर्स और ये सपोर्ट फोर्स है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वॉर, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ टेरिटरी। और ऐसा कोई डिस्कशन यहाँ था नहीं कि भाई हम सपोर्ट है, आप फ्रंट हो, ऐसी कोई बात है नहीं। हर एक के एक रोल है, एक अहमियत है, डिपेंड्स ऑन द टेरिटरी। मैंने आपको 3 एग्जांपल्स बता दिए, राइट? तीनों एग्जांपल्स हमारे आम सामने हैं कि वहाँ किसका कितना बड़ा रोल है। अगर आप देखिए, हम इतना पैसा और इतने जहाज, आपने देखा होगा, आप नजर सब हर चीज पे रखते हैं, नेवी पे, हम नेवी को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, नेवी पे हम बहुत पैसा लगा रहे हैं, वहां हम राफेल्स भी ले रहे हैं, राइट, चिनूक्स भी ले रहे हैं, और आर्मी का इतना बड़ा मॉडर्नाइजेशन, होविट्जर्स ले रहे हैं, आरपीजीस ले रहे हैं, रॉकेट प्रोपेल्ड गन्स, रॉचर्स ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, जो बहुत सारे आर्मर्स ले रहे हैं, नए AK-203 बन रही, नई असॉल्ट राइफल्स नई तरह की आ रही है। तो मॉडर्नाइजेशन तीनों में हो रहा है। अब ये जो है, यहाँ इस चीज के आने से क्या होगा चीमा साहब, देखिए हमें लद्दाख में बिटवीन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स एग्जांपल में बात करूं, how much of army, how much of air force and how much of navy resources do we need, and they should be interlinked and interconnected, right? अभी क्या है, अभी थोड़ा फोर्सेस हमारे आइसोलेशन में चलते हैं। नेवी का अपना बजट है, एयरफोर्स का अपना बजट है, आर्मी का अपना बजट है। वो कहता है जी मेरी नेम है जी, मेरे को जी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना है। एयरफोर्स वाले कहते हैं जी मेरे को जी जहाज लेने हैं, और आर्मी वाले कहते हैं जी मुझे मुझे मान लीजिए होविट्जर्स लेने हैं। ये हमारी सबकी प्रायोरिटी। बट जब ये थिएटर कमांड्स बनते हैं, जब प्रायोरिटाइजेशन होती है, तब हमारे पास मान लीजिए $100 बिलियन है, हमें $50 बिलियन का कैपेक्स लेना है। तब हम डिसाइड करेंगे लद्दाख में हमें आर्मी, बिटवीन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, यहाँ पे इतना है, हमें एयरफोर्स पे 50% पैसा लगाना है, 30% हम आर्मी में लगाएंगे, 20% जो हमारा बजट है वो नेवी में जाएगा, क्योंकि हमारा एक पैगोंग सो ही एक वहाँ है जहाँ नेवी की आवश्यकता है। और पैगोंग सो इज अ बहुत बड़ी जगह है और बहुत स्ट्रेटेजिक जगह है। अब यहाँ हम नीचे साउथ में आते हैं, तो साउथ में हमारा 70% स्पेंड शुड बी ऑन द नेवी, another 15 to 20% on the air force and another 10 to 15% on the army। तो जब ये कंबाइंड सोच आती है, एक एफिशिएंसी आती है ऑपरेशंस में, एक कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर बेहतर बनता है। इट्स अ फाइटिंग यूनिट इट्स, जो कमांड है, दैट्स अ कांसेप्ट इज अ फाइटिंग यूनिट। तो जो कमांड होती है वो डिटरमाइन करती है। ये नहीं कि भाई अब ये नहीं कि हम नेवी एक अलग सोच रही है, एयरफोर्स अलग सोच रहा है, आर्मी अलग सोच रही है। आपने देखी कि बॉर्डर पिक्चर, बैटल ऑफ लोंगेवाला की पे बनी थी, तो उसमें वो देखा इंडियन एयरफोर्स सुबह आ पाता, क्योंकि तब तक आर्मी संभाल रही है। अगर वहां एक थिएटर कमांड होता तो वहां वो जहाज डिप्लॉयड होते हैं, वहां वो चीजें डिप्लॉयड होती है, जो नाइट में भी फाइट कर सकते हैं। दो वी वन द वॉर, बट सवाल ये है कि आपको ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना, कॉस्ट को बचाना, और आपके साथ आपको टेक्नोलॉजी लानी है, आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करने हैं, आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स करनी है, आपको इंडिजिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज करनी है। मैं आपको बताऊं चीमा साहब,
एक टाइम था, आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले की बात करूं, 70 से 80% नेवी का असला इंपोर्ट होता था। आज 8 साल में, 7 साल में द क्लॉक हैज टर्न, 80% से ज्यादा असला यहाँ बनता है। इंपोर्ट की जरूरत नहीं। 3 फायदे, आपकी डिपेंडेंस इंपोर्ट्स पे घटती है, आप पैसे कम देते हो, आप टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हो, प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हो जो आप इंपोर्टेड प्रोडक्ट को नहीं कर पाओगे। करीब अभी 800 से 1200 चीजें ऐसी है मोदी जी के आने के बाद विच आर बैंड फ्रॉम इम्पोर्ट, यू कैन नॉट इम्पोर्ट देम। एक टाइम में हम आईसीबीएम तो बना लेते थे पर बुलेट प्रूफ जैकेट बाहर से लेते थे। अब सुनिएगा, आईसीबीएम बनाने की कैपेबिलिटी है आप में, मंगलयान भेजने की कैपेबिलिटी, 104 सैटेलाइट स्पेस में भेजने की कैपेबिलिटी, पर बुलेट प्रूफ जैकेट आप इंपोर्ट करते थे। आपको पता है इंडिया ने 30 साल में तक होविट्जर गन नहीं लिया, एक के बाद एक स्कैम, एक के बाद एक स्कैम, एक के बाद स्कैम। अब होविट्जर गन यहाँ बनता भी और जो जितनी हमें जरूरत है उतनी हम एक्सपोर्ट भी किया। अब राफेल की बात करें, वो करें। कहने की बात यह है कि जहां जितना चाहिए, जैसे चाहिए उसको किया जाए, उस पर डेवलप किया जाए। लेट पीपल थिंक एज अ ग्रुप। और सिक्योरिटी चैलेंजेस चीमा साहब अब 2 तरह के, सिक्योरिटी चैलेंजेस एक्सटर्नली नहीं है, सिक्योरिटी चैलेंजेस आपके इंटरनल भी है। और हमारे एक स्ट्रेटेजिक कमांड भी होती है। आप तो पता है स्ट्रेटेजिक कमांड क्या करता है। तो स्ट्रेटेजिक कमांड के एसेट्स का भी कहां कैसे कैसे डिप्लॉयमेंट किया जाए, कहां थ्रेट परसेप्शन ज्यादा, कहां थ्रेट प्रिपरेशन कम है। अब स्ट्रेटेजिक कमांड की जो आर्सेनल होता है उसमें न्यूक्लियर आर्सेनल भी आता है। अब वो आर्सेनल कैसे डिप्लॉय किया जाए, उसके व्हीकल्स क्या हो, उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस क्या हो। लोकेशन तो आपको बदलती रहनी पड़ेगी ना, यू कीप ऑन चेंजिंग द लोकेशंस। जब तक ये कंबाइंड सोच नहीं आएगी तब तक ये नहीं होगा। और ये सब कहने की बातें हैं कि कोई फिक्शन, कोई फ्रैक्शन कहीं नहीं है, सबने इसका स्वागत किया। और एक और चीज है कि अब लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के व्यक्ति भी है, या वाइस एडमिरल हो, या हमारे वाइस एयर मार्शल हो, उस लेवल के व्यक्ति भी सीडीएस बन सकते हैं। एक दरवाजा खोला गया, एक हॉरिजन को बड़ा किया गया। And this is what is logical and fair. Anybody with capabilities, any person can come and become. So I don't see where is an issue of it. This will smoothen the machinery. This will make the machinery more efficient, more resilient, and more ready, because our threat perception is from the east, not from the west. जी। दोस्तों, चीन से चल रही तनातनी के बीच देश के दूसरे सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार यानी आज 30 सितंबर को अपना पदभार संभाल लिया। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया कि अनिल चौहान अब 4 स्टार जनरल होंगे और उनका पद सेना के तीनों अंगों यानी थल सेना, वायु सेना और नौ सेना के प्रमुखों से ऊपर होगा। शुक्रवार को अपना पदभार संभालने से पहले जनरल अनिल चौहान सुबह नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे और वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके बुजुर्ग पिता भी मौजूद रहे। इसके साथ ही नए सीडीएस साउथ ब्लॉक पहुंचे और जहां पर सेना के तीनों अंगों की टुकड़ियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी और सह नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमाडे भी मौजूद थे। कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि देश के सामने मौजूद सुरक्षा चुनौतियों से सेनाएं संयुक्त रूप से निपटेंगी और उन्होंने ये भी कहा सीडीएस के रूप में मनोनीत किया जाना उनके लिए गर्व की बात है। जनरल चौहान ने कहा कि नए सीडीएस से सेना, सरकार और नागरिकों को आशाएं और उम्मीदें हैं जिसे वो अपने पूर्ण क्षमताओं के साथ पूरा करेंगे। दोस्तों, हमारे नए सीडीएस के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।